अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। आज आपका पहला टॉपिक है। पिछले वीडियो के अंदर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अभी हम जो है वो टॉपिक शुरू करते हैं। तो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने आपको कहानी की तरह सुनाना है। मैं नोट्स रीड आउट नहीं करूँगी, उसके लिए आप इन नोट्स को ख़रीद लीजिएगा। आप स्कूल से उसको पढ़ सकते हो, ख़रीद सकते हो, नोट्स बना सकते हो। ठीक है, मेरा काम है लेक्चर्स वगैरह देना और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना। आज आपका पहला टॉपिक है जो कि है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड मीनिंग ऑफ इक्विटी। आउटलाइन में पहले आपको मोटी मोटी सी बता देती हूँ कि आपने सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना है। ठीक है, इक्विटी का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से ये प्रिवेल किया। फिर उसके बाद आप डिफेक्ट्स देखोगे कि कॉमन लॉ सिस्टम जो यूज़ होता था उससे पहले उसके अंदर क्या डिफेक्ट्स थे, क्या फ्लॉज थे, और फिर किस तरह से आगे हमने देखा कि कोर्ट ऑफ इक्विटी का जो ओरिजिन है वो किस तरह से स्टार्ट हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कन्फ्लिक्ट भी आया, जो पहले लॉ यूज़ होता था और जब इक्विटी आया था उसके बाद कन्फ्लिक्ट। ठीक है, वो कन्फ्लिक्ट मीनिंग, और फिर उसके बाद हम इक्विटी और इक्वलिटी को लोग वो कर देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं, उसको हम देखेंगे। और कुछ रेमेडीज़ जो इक्विटी लेके आया था उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत एक सिंपल सा है, बहुत इजी सा सवाल है। आपको चीज़ें समझने की ज़रूरत है बस, उसके बाद बिल्कुल आसानी से आप सारी चीज़ें कर जाओगे। सबसे पहले मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती, तो एग्जैक्ट मैं शुरू कर रही हूँ आपका हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन से, इक्विटी से। तो इसको प्लीज़ एक कहानी की तरह ही सुनिएगा। 11वीं ये मैंने ज़रा गलत लिख दिया हुआ है, यहाँ पे 13th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी, इसको ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा। 13th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी। 13वीं और 19वीं सदी में यूके के अंदर ना एक कॉमन लॉ सिस्टम का राइज था, यानी कॉमन लॉ के थ्रू जो है वो सारे फैसले किए जाते थे। और ये बेसिकली ओरिजिनेट हुआ था, प्लीज़ इसको कहानी की तरह ही पहले सुने। ये ओरिजिनेट हुआ था क्यूरिया रेगिस के अंदर। क्यूरिया रेगिस मतलब किंग्स कोर्ट, लंदन के अंदर। अब ये लॉ क्या था, इस लॉ के अंदर ना बेसिकली कोर्ट के डिसीजंस, कोर्ट के जो प्रेसिडेंट हैं उनके ऊपर जो बेस्ड डिसीजंस होते थे ना, उनको सहारा लेके फिर आगे डिसीजन वगैरह किए जाते थे। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली 3 तरह के कोर्ट्स जो है वो डिस्कस किए गए थे। एक कोर्ट ऑफ एक्सचेकर था, बेसिकली ये टैक्सेस और रेवेन्यू को जो है वो हैंडल करता था। दूसरी साइड पे कॉमन प्ली, जो कॉमन लोगों के दरमियान जितने भी मसले मसाइल होते थे उसको डील करता था। और किंग्स बेंच, बेसिकली ये क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड और जिसके अंदर किंग इन्वॉल्व था उससे रिलेटेड जो है वो डिसीजंस होते थे। यानी एक दफ़ा फिर से सुने, 13वीं और 19वीं सदी के अंदर यूके के अंदर कॉमन लॉ सिस्टम जो था, लीगल सिस्टम ये था, इसके थ्रू फैसले होते थे। और फिर इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने डिफेक्ट्स देखे, फ्लॉज देखे। उन्होंने कहा कि नहीं, जो रेमेडीज़ जो इस लॉ के अंदर है, कुछ ऐसे केसेस आते हैं जिनकी रेमेडीज़ मौजूद ही नहीं है कॉमन लॉ सिस्टम के अंदर। लोगों ने इसके सवाल उठाना शुरू कर दिया। फिर ये भी सवाल उठाया कि इसके अंदर जो रेमेडीज़ हैं वो इनएडुकेट है, कि बाज़-औक़ात आप डैमेजेस तो भर देते हो मनी, लेकिन जो आपका दूसरा नुकसान हुआ होता है, आपकी टाइम की हुई होती है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। और ये एक बहुत ही रिजिड सा प्रोसेस है। ठीक है, तो इस वजह से ये डिफेक्ट्स देखे। और एक और डिफेक्ट इसके अंदर बहुत देखा जाता था, वो ये था कि वो कहते थे कि ये जो जूरी इन्वॉल्व है ये आम लोगों से ही उठाए गए लोग हैं, और ये फिर बाज़-औक़ात प्रेशर के अंदर आके बाइस डिसीजन कर देते हैं। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि ये करप्ट हो जाते हैं, इनको रिश्वत मिल जाती है। तो फिर इस केस के अंदर लोगों ने कहा कि नहीं, हम कॉमन लॉ सिस्टम से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अपने जो जितने भी सिस्टम थे, जितने भी उनके केसेस प्रॉब्लम्स थे, वो किंग के पास लेके जाना शुरू हो गए। अब किंग उन केसेस को देखता था, लेकिन क्योंकि केसेस इतने ज़्यादा थे कि किंग एट अ टाइम सबको नहीं देख सकता था। तो फिर इस सिचुएशन के अंदर ये हुआ कि किंग ने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी पावर जो है वो आगे डिवाइड कर दी लोगों में। तो फिर वो एक जो नेक्स्ट पर्सन किंग के बिहाफ के ऊपर डायरेक्टली केस को जज करता था, तो वो था चांसलर। चांसलर इन सब के जो है वो केसेस को जज करता था और फिर फैसला करता था। अब कौन जो चांसलर था वो जिस तरह से केस को जज करता था, वो कॉमन लॉ सिस्टम के ऊपर बेस नहीं होता था, बल्कि वो इक्विटी की बेस के ऊपर था। यानी कुछ प्रिंसिपल्स थे, उन प्रिंसिपल्स को देख के वो जो है वो डिसीजन करता था। और वो जो प्रिंसिपल थे बेसिकली वो थे इक्विटी। इस तरह से यहाँ से इक्विटी का, कोर्ट ऑफ इक्विटी का कॉन्सेप्ट आया था। और इसके अंदर जो है वो एक बहुत मशहूर केस भी है, वो है अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड केस। इसके अंदर भी ये था
कि ये ना कन्फ्लिक्ट आ रहा था बिटवीन कॉमन लॉ कोर्ट और इक्विटी कोर्ट। कॉमन लॉ जो पहले रूल्स जिनको फॉलो किया जाता था और इक्विटी कोर्ट जिनको नए रूल्स को फॉलो किया जाता था। तो फिर इस केस के अंदर ना उन दोनों के दरमियान कन्फ्लिक्ट आ रहा था। तो फिर यहाँ पर जो फैसला किया गया था वो ये था कि इक्विटी जो है वो प्रिवेल करेगी, उसकी बेस के ऊपर जो है वो सारे डिसीजंस वगैरह होंगे। फिर उसके बाद आ जाता है मीनिंग। बेसिकली ये एक लैटिन इक्विटिस वर्ड से निकला है जिसका मतलब इक्विटी का मतलब ही है फेयरनेस या जस्टिस। ठीक है, तो अब दो तरह के सेंसेस हैं कि आप टेक्निकल सेंस तो ये है ना कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर जो है वो आप इक्वलिटी को प्रिवेल करो, जिसके अंदर आप फेयरनेस को प्रिवेल करो, आप लोगों को इंसाफ प्रोवाइड करो। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो इक्विटी और इक्वलिटी को ना मिला देते हैं। मैं इसको आपके ये आप नोट से पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट देती हूँ। इक्विटी बेसिकली इक्विटी भी आपके पास है फेयरनेस, ठीक है, और इक्वालिटी होती है फेयरनेस फॉर ऑल द पर्सन, यही आप जो डिसीजन करो वो सबके लिए सेम ही हो। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ, आपको वहाँ से बहुत समझ आएगी। इक्विटी की एग्जांपल आप ले लें कि आपका एक कोच है और आपका सारा ग्रुप है कोई 6 लोगों का, और कोच ने सबको जो है वो शूज़ दिए हैं, लेकिन सबके साइज़ के, यानी मुझे अगर 8 आ रहा है, आपको 9 आ रहा है, अगले को 10 आ रहा है, किसी को 7 आ रहा है, तो सबके केस साइज़ के हिसाब से अगर वो शूज़ दे रहा है तो वो इक्विटी है, फेयरनेस है। इक्वालिटी ये है कि अगर मेरे पास सिर्फ एक साइज़ के शूज़ पड़े हैं 7 और मैं किसी के साइज़ को सबके साइज़ को नज़रअंदाज करके सबको सेम साइज़ के शूज़ वगैरह दे दूँ, वो इक्वालिटी है। ठीक है, तो इक्विटी और इक्वालिटी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको इस एग्जांपल के अंदर समझ आ गई होगी। अब जब ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया ना इक्विटी का, तो उसके अंदर डिफरेंट जो है वो रेमेडीज़ को जो है इंक्लूड किया गया। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जिस तरह से कोर्ट ने ऑर्डर किया पर्सन को कि अगर आपने कोई प्रॉमिस किया है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो आप ये पूरा भी करेंगे। इंजेक्शन ये होता है कि कोर्ट ने ऑर्डर किया है किसी चीज़ को करने का या फिर किसी चीज़ को करने से रोकने का। ठीक है, रेस्टिट्यूशन या रेस्टोरेशन मतलब अगर आपसे किसी ने गलत या इलीगल तरीके से आपकी प्रॉपर्टी ले ली है तो आप वो प्रॉपर्टी वापस लोगे। रेक्टिफिकेशन, अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके अंदर मिस्टेक हो गई है तो आपको उसकी भरपाई नहीं करनी, बल्कि आपको ये एज दिया जाता है कि आपने अगर कोई गलती कर ली है तो उसको आप सुधार लें, चेंज कर लें। रेसिएशन होता है कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और दोनों वो सामने वाला कोई फ्रॉड निकल आया है, कोई गलती हो गई है या मिसरिप्रेजेंटेशन है, तो इस केस के अंदर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। तो ये था आपका एक आसान सा टॉपिक, और मैं दोबारा से इसको एक वाइंड अप कर देती हूँ। पहले आपके पास होता था कॉमन लॉ सिस्टम। कॉमन लॉ सिस्टम के अंदर बहुत सारे जो है वो डिफेक्ट्स और फ्लॉज देखेंगे, जिसकी बेस के ऊपर लोग अपने केसेस किंग के पास लेके जाना शुरू हो गए। अब किंग वो सारे केसेस नहीं देख सकता था, उसने अपनी पावर को डिवाइड कर दिया आगे लोगों के अंदर। वो चांसलर फिर आगे लोगों के जो है वो केसेस वगैरह देखता था। अब चांसलर ने जब देखना फिर कुछ प्रिंसिपल्स को वो फॉलो करता था, उन प्रिंसिपल्स को बाद में लॉ ऑफ इक्विटी का नाम दिया गया। ठीक है, लॉ ऑफ इक्विटी का मतलब ही फेयरनेस और इक्वल है। अब इक्विटी और इक्वलिटी के दरमियान हमने डिफरेंस को देखा कि किस तरह से लोग इसको मिक्सअप कर देते हैं और इसके दरमियान डिफरेंस क्या है, और इसके अंदर कौन कौन सी रेमेडीज़ को इन्वॉल्व किया गया इक्विटी के अंदर, उसको हमने डिस्कस किया। इंतहाई आसान था, आई होप आपको समझ आई हो। समझ आई है तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नोट्स चाहिए होंगे तो वो पेड है, 300 के आपको मिलेंगे, और आपको व्हाट्सएप के थ्रू मेरे साथ कांटेक्ट कर लीजिएगा या ईमेल के थ्रू आपको ये मिल जाएगी। कहाँ पे मिलेगी आपको ये, अब मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप वहाँ से मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।